स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और डिस्कस करते हैं ये सारे न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो इससे पहले कि मैं आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बताऊं कि सॉलिड स्टेट के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक्स होती है, क्या टिप्स होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड बता देती हूँ। वो ये है कि जो आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है वो आपके डेंसिटी के फॉर्मूला से रिलेटेड होता है। जो मैंने आपको डेंसिटी जब पढ़ाया था ना, पूरा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो वहां पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना। तो जो फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल होता है वो आपके डेंसिटी के फॉर्मूले से रिलेटेड होता है। सेकेंड टाइप के जो न्यूमेरिकल्स आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर से बनते हैं वो आपके होते हैं ए एंड आर के बीच का जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, है ना। सभी के लिए, सिंपल क्यूब के लिए, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए, सभी के लिए मैंने आपको एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशंस बताए थे। तो उसके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज ए और आर के बीच मिले थे ना रिलेशन के, तो वहां से दूसरा जो सेकेंड टाइप का जो न्यूमेरिकल होता है वहां से बनता है। और थर्ड टाइप का जो आपका न्यूमेरिकल होता है वो आपका बनता है फॉर्मूला मेकिंग से। क्या होता है? फॉर्मूला मेकिंग से। ओके, तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे की बात समझिए। इसके आगे की बात ये है कि ज्यादातर केस में क्या होता है कि डेंसिटी का आपका फॉर्मूला है, उससे ज्यादातर केस में क्या होता है, डेंसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपका पूछा जाता है वो कभी कभी ज्यादातर केस में क्या होता है, डेंसिटी के डायरेक्ट फॉर्मूले पे पूछ लेता है, मतलब एकदम से फॉर्मूला बेस्ड पूछता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे कुछ ट्विस्ट डाल दिए जाते हैं। ट्विस्ट ये होता है कि कभी कभी वहां पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप लोग सिर्फ डेंसिटी के फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर पाओगे। डेंसिटी के फॉर्मूले के साथ साथ आपसे वहां पे मोल कॉन्सेप्ट के भी कॉन्सेप्ट अटैच कर दिए जाते हैं। मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला बेस्ड तो वो रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें वहां पे सॉल्व करनी पड़ेंगी, तब आप इसको कर पाओगे। तो एक चीज तो ये हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी देखा गया है। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हुआ है कि यहाँ पे भी आपसे मोल कॉन्सेप्ट्स के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड करके आप लोगों से पूछ लिए गए हैं। ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग का भी सेम थिंग है कि कभी कभी क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, डायरेक्टली एटम्स और उनका रेशियो निकल जाता है। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, फ्रैक्शन में वैल्यू दे करके आपके क्वेश्चंस को थोड़ा वो टफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, जो 3 टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इनका जो सिंपल फॉर्म है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रही थी तो वहां पर मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि डेंसिटी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, ए एंड आर के जो रिलेशनशिप वाले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी के दौरान बता चुकी हूँ। अब आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगी, आज के लेक्चर में मैं आपको वो वाले क्वेश्चंस बताऊंगी जो सीबीएसई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उन्हें इंटर रिलेट कर दिया गया है मोल कॉन्सेप्ट से इंटर रिलेट करके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चंस बताऊंगी, जो नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मली सभी बच्चों को टफ लगते हैं। तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। फर्स्ट चीज हमेशा क्या करिए, हमेशा ये जरूर नोटिस करिए कि यहाँ पे किस तरह के लैटिस की बात हो रही है, किस तरह के यूनिट सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी। तो पहले एफसीसी ही लिख लेते हैं। एफसीसी लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है विथ सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर। ये जो सेल एज ऑफ 400 पिकोमीटर दे रहा है। सेल एज का मतलब एज लेंथ। ठीक है, एज की बात हो तो आप समझ जाइए कि एज लेंथ की बात हो रही। तो एज लेंथ आपको दे दिया है, एफसीसी है ये बता दिया है, एज लेंथ आपको बता दिया है कितना है, 400 पिकोमीटर। इसके बाद देखते हैं और क्या बताया इन्होंने, और कहा है कि कैलकुलेट द डेंसिटी। आपसे कह रहा है कि डेंसिटी कैलकुलेट करके बताइए इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया है, 200 ग्राम, है ना, 200 ग्राम दिया है, मोलर मास नहीं दिया है, बल्कि क्या दे दिया है, वेट इन ग्राम, या फिर आप कह लीजिए कि मास इन ग्राम इन्होंने दे दिया मोलर मास की जगह पर। तो यहाँ पे इन्होंने मोलर मास नहीं बल्कि क्या दिया, वेट दिया है।
तो क्या दिया है, 200 ग्राम दिया है। समझिएगा क्या ट्विस्ट है क्वेश्चन में, अभी मैं बताती जाऊंगी, आगे देखिए। इसके बाद क्या है, दिस एलिमेंट कंटेन्स 2.5 इंटू 10⁻24 एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स आपको दिया है। क्या दिया है, नंबर ऑफ एटम्स आपको दिया है। चलिए हम लोग इसे अपने समझने के लिए NO से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। कितना दिया है नंबर ऑफ एटम, 2.4 इंटू 10⁻4 एटम्स दिया है। ठीक है, ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, डेंसिटी। ये क्वेश्चन आपका आया था CBSE 2016 में। अब समझिएगा जनरली क्या होता है, जनरली हमने क्वेश्चन को देखा, जनरली सभी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन उन सब सारे बच्चों ने देखा और डेंसिटी उनसे पूछा गया, और डेंसिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू M, यानी कि मोलर मास अपॉन AQ इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये फॉर्मूला होता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, ये जो वेट इन ग्राम उनको दिया है इसी को मोलर मास समझ के रख देते हैं और फिर आंसर उनका गलत हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, आपको मोलर मास दे रहा है या फिर वेट इन ग्राम दिया है। ठीक है, वेट इन ग्राम दे रहा है, इस चीज को समझिएगा। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने, और देखिए साथ में आपको नंबर ऑफ एटम्स दे रहा है। अब सोचिए नंबर ऑफ एटम्स भी दे रहा है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ यूज वो कराएंगे ना क्वेश्चन में, तो इस चीज को समझिएगा, फर्क समझिएगा। अब देखिए, चलिए हमें क्या पता चल रहा है, अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके आगे की बात समझते हैं, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो Z तो हमें पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला ये है, और Z हमें पता है। FCC है तो FCC देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे, है ना। मोलर मास हमें नहीं पता, इन्होंने मोलर मास की जगह पे हमें ये इतनी सारी चीजें दे दी और मोलर मास नहीं दिया। हाँ, A की वैल्यू इन्होंने दे दी है, और एवोगाड्रो नंबर तो सभी को पता होता है। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग मोलर मास किसी तरह से कैलकुलेट कर लें तो हम लोग इजीली डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही यहाँ पे ट्विस्ट है, मतलब यही यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये आपको वेट इन ग्राम और नंबर ऑफ एटम्स दे दिया और आपको उन्होंने मोलर मास नहीं दिया। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पर आपके क्या चेक कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपके मोल कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं, है ना, मोल कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं। या फिर ये कह लीजिए कि आपके ये डेंसिटी का जो डेरिवेशन है उसको चेक कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन के दौरान भी मोलर मास कहाँ से आता है आपको पूरा बताया जाता है, मैंने भी बताया था। तो ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, जो चीजें दी है उनके बेसिस पे सॉल्व करते हैं। चलिए निकालते हैं मोलर मास। तो देखिए मोलर मास की जहां तक बात है, या मोल कॉन्सेप्ट की जहां तक बात है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहती हूँ, एक नहीं, आपको मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको पूरी केमिस्ट्री में काम आते रहेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग कहीं पर नोट पॉइंट डाल के जरूर से मेंशन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा काम आएंगे। बता देती हूँ क्या है, N इज इक्वल टू वेट इन ग्राम होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ये आपको पता ही होगा। सेकेंड फॉर्मूला आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या मेटल आयंस। ठीक है, मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और एक तीसरा जो फॉर्मूला है आपका मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो है आपका वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये वॉल्यूम की जो बात हो रही है, गैस के वॉल्यूम की बात हो रही है, तो ये सिर्फ तभी काम करेगा जब क्वेश्चन में गैस के बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा हो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, ये इतना, चलिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले के बारे में समझिए। ये जो आपके 3 फॉर्मूलाज है नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि मोल्स के, इनको आप लोग हमेशा के लिए याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको पूरी केमिस्ट्री में बार बार हर जगह पे, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम आते ही रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ये भी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ये भी, इन्हें हम सेपरेटली तो यूज कर ही सकते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहे तो हम इन्हें इस तरह से इंटर रिलेटेड करके भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस, कि हम लोग यहाँ पे केवल इन दोनों फॉर्म, देखिए ये भी एन है, ये भी एन को बता रहा है, ये भी एन को बता रहा है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग चाहे तो केवल इतने का भी इंटर रिलेट करके भी यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का।
अगर हम लोग चाहें तो इन दोनों फॉर्मूले को भी इंटर रिलेट करके यूज कर सकते हैं, और चाहे तो इसको और इसको भी हम लोग इंटर रिलेट करके यूज कर सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग एज इट, चाहे आप ट्रिक समझ लीजिए, टिप्स समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, एक मास्टर पॉइंट समझ लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसे रफ कर रही हूँ। चलिए अब हमारे पास एक हथियार है जिसका यूज करके हम लोग हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फिर। चलिए देखते हैं, हमें क्या वेट और नंबर ऑफ एटम्स दिया है, वेट और नंबर ऑफ एटम्स दिया और हमें निकालना है मोलर मास। तो हम लोग यूज करेंगे इंटर रिलेटेड फॉर्मूला। हम लोग क्या यूज करेंगे? इंटर रिलेटेड फॉर्मूला, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये अंडरस्टूड रखिएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप लोग लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए, हमें मोलर मास चाहिए हमारी डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हमें वेट इन ग्राम पता रहे, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ एटम्स भी हमें दिया है, एवोगाड्रो हमें पता है, हम लोग इजिली मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये इंटर रिलेटेड फॉर्मूला हमारे काम आ गया ना, इससे हम लोग इजिली मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। अब देर किस बात की, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा? वेट इन ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m मोलर मास इनटू क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे एटम्स है तो आप लोग लिख लीजिएगा नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो चलिए मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा ना, W इंटू NA अपॉन ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। तो चलिए मोलर मास कैलकुलेट करिए। W की वैल्यू आपको क्या दिया है? 200 ग्राम दिया है, रख लिया आप लोगों ने। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, सब बच्चों को ये पता होता है, क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना दिया है? नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24। तो चलिए फटाफट कैलकुलेशन कर लीजिए, अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगी, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपको खुद करना है, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको बचपन से आती है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो इसे बताने की नीड है नहीं। तो मैं आपको डायरेक्ट मोलर मास कितना आ रहा है आंसर बता देती हूँ, देख के। कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मोलर मास मेरा आया है 48.18, ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स। तो मोलर मास आपका ये आया है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा शुरू में, मैं यहाँ पे आपको बोलना भी भूल गई कि कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ भी रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में मोलर मास दिया है कि वेट इन ग्राम दिया है, हमें फर्क कैसे पता चलेगा? तो देखिए बच्चों, इसको फर्क पता करने का तरीका होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। अगर हम लोग मोलर मास के यूनिट की बात करें तो क्या होता है? ग्राम मोल इनवर्स, है ना। और यहाँ पे देखिए क्या दिया था? ग्राम दिया था। तो मैंने इस क्वेश्चन को जब देखा था आपके 2016 के पेपर में, तो ये ग्राम को देख करके ही पता चला मुझे कि ये वेट इन ग्राम की बात कर रहे हैं, मोलर मास की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कैसे पहचानेंगे? यूनिट को देख के पहचानेंगे। अगर आपको ग्राम मोल इनवर्स दिखे तो आप समझ जाइए कि मोलर मास दे रहा हो। वेट इन ग्राम देगा तो फिर क्या लिखा रहेगा? ग्राम लिखा रहेगा। तो इस तरह से आप लोग फर्क को पकड़िएगा। चलिए, आप लोगों ने यहाँ पे मोलर मास कैलकुलेट कर लिया है, तो अब देर किस बात की, डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तुरंत फटाफट फॉर्मूले में पुट करते हैं एंड हम लोग अपनी डेंसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो D इज इक्वल टू क्या होता है? Z इंटू मोलर मास अपॉन A क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो चलिए अब इसके आगे की चीजें देखते हैं। Z क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा? क्योंकि FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 हो गए। मोलर मास लिख लीजिए कितना है? 48.18 है, ग्राम मोल इनवर्स। यूनिट का ध्यान देते रहिएगा क्योंकि सेम यूनिट में ही कैलकुलेशन किया जाता है। A क्यूब रख लीजिए, A क्यूब। अब देखिए A क्यूब के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या दिया है? पिकोमीटर दिया है। और अगर हम लोग यहाँ पे बाकी चीजों को देखें तो हमारा जो मोलर मास होता है वो किसमें है? ग्राम में है ना, ग्राम में है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा CGS सिस्टम का, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड,
है ना, इसके बारे में सुना होगा। तो इससे होता क्या है कि जैसे अगर आप लोग क्या कर रहे हो, मास अगर ग्राम में ले रहे हो, है ना, अगर मास अगर आप ग्राम में ले रहे हो, तो भी किसी भी चीज की जो भी अगर आप लेंथ वगैरह ले रहे हो, जैसे यहाँ पे एज लेंथ की ही बात हो रही है, तो उसे किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये चीजें यहाँ पे ग्राम में है ना, तो हमें फिर हम इसको पिकोमीटर में नहीं रख सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। ओके, आप लोगों को ये पढ़ाया गया होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, क्लास 11th में, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपकी रिवाइज भी हो रही है यहाँ पे। देखिए ये कैसे 11th की चीजें भी 12th में जुड़ी रहती है, काम आती रहती है। खैर चलिए वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या आया है वैल्यू आपका 400 इंटू क्या रखेंगे 10 टू दी पावर -10, क्या रखेंगे क्यूब, ए क्यूब है ना, क्यूब इंटू एन की वैल्यू क्या रखेंगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। बस अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आप लोगों को बहुत बचपन से आता है, तो वो बताने की नीड तो है नहीं। चलिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ कितना आया था मेरा आंसर आया था 5 ग्राम। ठीक है, आंसर आएगा आपका 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए ये आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, ए आपका 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स है, क्या है ए इंटू ए 3 टाइम्स है, इसीलिए क्या हो गया सेंटीमीटर भी क्या हो जाएगा -3। ये नीचे वाली चीजें ऊपर जाती है तो यहाँ माइनस लग जाता है। बाकी ए का क्यूब है तो सेंटीमीटर का भी तो क्यूब हो जाएगा ना। और ग्राम कहाँ से आया, ग्राम आपका ग्राम यहाँ पे है ही। ओके, तो चलिए ये आपका डेंसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे एट लास्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड ही करना था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था, एक्स्ट्रा ये था कि इन्होंने मोलर मास नहीं दिया आपको, है ना, मोलर मास नहीं दिया आपको, और साथ ही साथ आपके यूनिट कन्वर्जन का भी टेस्ट इन्होंने ले लिया। चलिए ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब आ जाते हैं हमारे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। देखिए वहां पे भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी कि फॉर्मूला तो आपको मिलेगा ही, फॉर्मूला बेस्ड तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ी सी कैसे चीजें चेंज की जाती है, कैसे घुमाया जाता है, ये चीजें आपको पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड। पहले तो हमेशा ये जरूर चेक कर लीजिए कि हमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, सीसीपी है, सीसीपी है यानी कि एफसीसी है ना, सेकंड नेम है ना इसका एफसीसी का। उसके बाद क्या दे रहा है, उसके बाद दे रहा है कि इट्स मेटालिक रेडियस इज, रेडियस क्या दे रहा है आपका 125 पिकोमीटर दे रहा है, और आपसे इतना इन्होंने दे दिया है। फिर 2 स्टेप्स में चीजें पूछी है, ए और बी। तो पहले ए को देखते हैं क्या पूछा है ए में। ए में इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल के आपके जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के साइड का लेंथ पूछा है। यूनिट सेल के साइड का लेंथ मतलब एज लेंथ, है ना। ये क्वेश्चन आपका कब आया है, सीबीएसई 2011 में आया है। और क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है यूनिट सेल के साइड का लेंथ पूछ रहा है, यानी कि एज लेंथ पूछ रहा है। व्हाट इज द लेंथ, स्मॉल ए पूछ रहा है। अब देखिए ए दिया है, ए पूछ रहा है, और आर दिया है, और आपको स्ट्रक्चर भी पता है किस तरह का है, एफसीसी टाइप का है। तो ये आपको देखते ही पता चल गया ना कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, सेकेंड टाइप वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला डेंसिटी वाला था, ये सेकेंड टाइप वाला न्यूमेरिकल है। यहाँ पे ए एंड आर के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, तो ए एंड आर के रिलेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करिए। एफसीसी के लिए क्या होता है, एफसीसी के लिए अगर हम लोग ए एंड आर के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है a/√2 इंटू 2, है ना। तो देखिए अब अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से ए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा a
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू √2 इंटू 2। ओके, अब देखिए R की वैल्यू क्या दी है, 125 पिकोमीटर। अब यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की कोई नीड नहीं, क्योंकि कोई और दूसरी चीज है नहीं जिसकी यूनिट दी हो, ये अकेले ही इसी की वैल्यू दी है। तो यहाँ पे जो भी यूनिट है आप वैसे ही सॉल्व कर दीजिए, आंसर भी उसी यूनिट पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका, R की वैल्यू क्या दे रहा है आपको, 125 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414 इंटू 2। तो बस A को कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इसका जो पार्ट A है वो सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, बस नाम को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया था। क्या चेंज किया था, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल। इन्होंने डायरेक्टली एज लेंथ नहीं लिखा, बल्कि क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये यूनिट सेल के एज लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई खुद से करिए। आंसर मैं आपको बताती हूँ कितना आएगा इसका आंसर आया है आपका 353.5, 353.5। बाकी यूनिट क्या होगी, पिकोमीटर है तो पिकोमीटर होगी आंसर। चलिए इसको आप लोग फटाफट कॉपी पे मेंशन करिए। अब मैं रैप कर रही हूँ इसे, तुरंत आप लोग मेंशन करिए। चलिए हो गया होगा। आते हैं बी में आ जाते हैं, देखते हैं बी में क्या पूछ रहा है, कैसे सॉल्व होगा। हाँ, यहाँ पे मैं पहले जो हमें दिया गया था स्टार्टिंग में वो चीजें मैं रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी काम आ जाए। क्या है, 125 पिकोमीटर एज लेंथ है ना, नहीं सॉरी, क्या दिया था इसमें, 125 आपका क्या दिया था, रेडियस दिया था। ठीक है, गलती से मैंने इरेज कर दिया था। चलिए देखते हैं बी पार्ट, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। बी पार्ट में पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन, हाउ मेनी यूनिट सेल्स, हाउ मेनी यूनिट सेल्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। अब देखिए किस में पूछ रहा है, ये आपका पूछ रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए क्यूब से मैं समझ गई कि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। ओके, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट इंटू लेंथ इंटू विड्थ, तो क्यूब हो ही जाएगा, है ना। देखिए तो वॉल्यूम कितना दे रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है एल्युमिनियम का, और आपसे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इसमें पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, इनका कहना है एल्युमिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा है ना। एल्युमिनियम अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितना होगा, बहुत छोटा ही तो होगा ना। तो एल्युमिनियम का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब उस टुकड़े के अंदर कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हैं आपको बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन काफी अजीब सा लग रहा है देख के, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी आपसे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछे और आपको मतलब दिया हो वॉल्यूम, ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया है किसी एलिमेंट का, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम का दे रहा है, और आपसे नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछ रहा है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आप लोग तुरंत इसे नोट पॉइंट डाल के मेंशन कर लीजिए, आपके काम आएगा। क्या है फॉर्मूला आपका, फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू होता है आपका वॉल्यूम ऑफ गिवन कंपाउंड, जो भी आपको दिया गया है वॉल्यूम, आपको क्या रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ जो भी आपका दिया हो। यहाँ पे एल्युमिनियम दिया है तो मैं यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं लिख सकती, क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको एल्युमिनियम की जगह जिंक दे दे, कॉपर दे दे, क्या दे दे, है ना। तो जो भी आपको दिया गया पहले उसका वॉल्यूम रखिए, अपॉन आप टोटल वॉल्यूम रखिए। टोटल वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल। देखिए किसी भी क्रिस्टल का, देखिए जैसे आपसे क्या है, एल्युमिनियम का टोटल, जैसे मान लीजिए इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिकल में बताती हूँ। आपके पास एक बड़ा सा एल्युमिनियम है, ठीक है, बड़ा सा एल्युमिनियम है, और आपसे इसके एक छोटे से टुकड़े में, इतने हिस्से में नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, इन्होंने क्या बोला कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्रिस्टलाइज हो रहा है, जिसका मेटालिक रेडियस वगैरह इतना है, ठीक है, इन्होंने ये चीज दी। और फिर बाद में इन्होंने क्या कहा कि बाद में इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा, कितने, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में पूछा है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई वॉल्यूम एल्युमिनियम का एक बड़ा सा टुकड़ा है। अब ये कुछ बड़ा सा टुकड़ा है
तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, हम उसको चलिए कैपिटल वी मान लेते हैं, कैपिटल वी मान लेते हैं। पूरे बड़े से कोई बड़ा सा टुकड़ा है एल्युमिनियम का, और उसका क्या है, उसका कुछ ना कुछ तो टोटल वॉल्यूम होगा, वीटी होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अब इन्होंने कहा कि इसके सिर्फ इतने हिस्से में, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है। अब कोई चीज बड़ी सी है तो उसके किसी एक पार्ट में, एक छोटे हिस्से में, एक छोटे टुकड़े में आपसे नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यही करेंगे ना कि उस टुकड़े का वॉल्यूम रखेंगे अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम रख देंगे, है ना। तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलिए हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो निकालना है, तो वो तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है, आप निकालिए, ये तो हमारा गिवन है। लेकिन टोटल वॉल्यूम हमें कैसे पता चलेगा, टोटल वॉल्यूम तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। टोटल वॉल्यूम इसका कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन कितना लॉजिकल है। चीजें होती क्या है कि कुछ चीजें आपसे फॉर्मूला बेस्ड पूछता है, लेकिन कुछ चीजें लॉजिक, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है कि आप कितना प्रैक्टिकली चीजों को सोचते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो अब देखिए, ये आपको ये वाला तो मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसका जो एक छोटे टुकड़े का दे रखा है इन्होंने। लेकिन टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वी टोटल आप निकालेंगे किसकी मदद से, v इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब, है ना। और क्वेश्चन में a क्यूब जस्ट आप लोगों ने अभी स्टेप नंबर फर्स्ट में निकाला, है ना। फर्स्ट में आप लोगों ने a की वैल्यू निकाल रखी है, तो बस a क्यूब निकाल के आप v टोटल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। v टोटल इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा a की वैल्यू कितनी आई थी, मैंने यहां से मिटा दिया गलती से, देखते हैं कितनी आई थी a की वैल्यू। a की वैल्यू आपकी आई थी 353, हाँ 353.5 पिकोमीटर आई थी, ठीक है। a की वैल्यू आपकी इतनी आई थी, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जब आप लोगों ने a वाला सॉल्व किया था तो इतनी आई थी, तो इसको हम लोग यहाँ रखते हैं, इसका काम पड़ रहा है हमें। चलिए अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें क्यूब निकाल लीजिए, क्यूब निकाल लीजिए, v टोटल आ जाएगा। फिर जो v टोटल आए उसको यहाँ पुट कर दीजिए, जितने में पूछ रहा है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ यूनिट सेल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्यूब करके देखिए कितना आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि a क्यूब की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, मेरी आई थी 442 इंटू 10 टू द पावर 442 इंटू 10 टू द पावर। हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं पहले, ठीक है, कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो हमें नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, है ना। तो पहले वो काम भी यहीं पे कर लेते हैं, तब इसको यहाँ पे पुट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो मैं आपको इसको करके बताती हूँ। पिकोमीटर था, तो हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में ऊपर दिया तो नीचे भी करना पड़ेगा ना, तो हमने इसको कर दिया। अब क्यूब कर लीजिए। अब देखिए आप लोग का कितना आ रहा है, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए वीडियो को पॉज करके। बाकी मेरा कितना आया था मैं आपको बता देती हूँ देख करके। कितना आया था मेरा, हाँ 442 आया था, 442। बाकी ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर -25। और यूनिट क्या होगी, क्योंकि हम लोगों ने सेंटीमीटर लिया था तो सेंटीमीटर रखेंगे, 3 टाइम्स लिया था तो क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए ये वैल्यू हमें मिल गई है, हम लोग यहाँ पे इसे लिख लेते हैं। v टोटल हमें कितना मिला है, v टोटल इज इक्वल टू हमें मिला है 442 इंटू 10 टू द पावर -25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग इसे हमारे मेन फॉर्मूला में पुट करेंगे। आप लोग ये सारी चीजें मेंशन करते रहिए, जितना मैं बता रही हूँ सब कुछ मेंशन करते रहिए, आपको बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। और साथ ही साथ आप लोग बोर्ड के बाद जो भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे वहां भी ये सारी चीजें आप लोगों को काम आएगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली बस वैल्यू को हमारे फॉर्मूले में पुट कर देना है। ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आया है आपका 442 इंटू 10 टू द पावर -25।
बस यहां से आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आंसर मैं आपको बता देती हूँ कितना आया था। नंबर ऑफ यूनिट सेल मेरा 2.26 इंटू 10 टू द पावर 22 आया था। 2.26 इंटू 10 टू द पावर 22 नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आया था। कैलकुलेशन खुद से सारे कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है हमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एलिमेंट पी फॉर्म्स HCP लैटिस। पहली चीज तो पूरा मैं पढ़ के बताती हूँ। HCP लैटिस एंड एटम्स क्यू ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमें यहाँ पे फॉर्मूला बताना है। फॉर्मूला मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेंसिटी से रिलेटेड जो ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मोल कॉन्सेप्ट की नीड पड़ती है यहाँ पे। बाकी ज्यादातर क्वेश्चन इसके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, लेकिन कभी अगर घुमाता है तो बस वही मोल कॉन्सेप्ट की नीड पड़ती है। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता ही दिया। 3 इंटर रिलेटेड फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। बाकी ये जो सेकंड था आपका, सेकंड वाला ए और आर के रिलेशन वाला, तो इस पे भी ज्यादातर केस में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। कभी कभी इस तरह की चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपसे चेक कर लिया जाता है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। इसको भी आप लोग नोट पॉइंट बना के मेंशन कर लीजिए। अब आते हैं फॉर्मूला मेकिंग में। फॉर्मूला मेकिंग कैसे करते हैं ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चंस लगा के इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर आपसे कभी कुछ चीजें फ्रैक्शन में दे दे तब कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपके 3 टाइप्स के सिंपल क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, ट्रिकी वाले भी आप लोग यहाँ से सीख लीजिए। फिर आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इजिली कर लेंगे। बाकी रही बात थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही रहता है। आप लोग और मैं आपको पूरी एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, है ना। तो उसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इन विच एलिमेंट पी। जो आपका एलिमेंट पी है वो आपका क्या बना रहा है, एलिमेंट पी आपका बना रहा है HCP लैटिस। क्या बना रहा है, HCP लैटिस। चलिए हमने लिख लिया। उसके बाद ही आपको बता रहा है कि एंड एटम्स ऑफ क्यू, जो क्यू है आपका उसके बारे में ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि क्यू जो है आपका वो 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। और हमें फॉर्मूला मेकिंग करनी है। तो फॉर्मूला मेकिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। जो भी चीजें दी गई हैं उनका नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो जो पी है ये क्या कर रहा है, ये आपका लैटिस बना रहा है। किस टाइप का लैटिस बना रहा है, HCP लैटिस के बारे में मैं आपको बता दूं कि HCP लैटिस जो भी आपका, जैसे HCP लैटिस के बारे में मैं बता दूं कि इसमें अगर हम लोग यूनिट सेल की बात करें, HCP लैटिस के यूनिट सेल की बात करें, तो इसके यूनिट सेल में जो आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6 होते हैं। मतलब आप लोग बोल सकते हो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP इज इक्वल टू 6। चाहे तो आप लोग कहीं पे नोट बना के इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP इज इक्वल टू व्हाट, 6 होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में HCP की बात नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। CBSE 2017 में ये पूछा भी था, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए नोट बना करके, ठीक है, अलग से। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए आपको नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से पता चल गया, HCP आपने देखा उससे ही पता चल गया। तो P के नंबर आपको पता है 6 है। Q के नंबर निकाल लीजिए। Q के नंबर कैसे निकलेंगे, इन्होंने क्या बोला 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बस यहीं पे बच्चे परेशान होते हैं, 2/3। क्योंकि अगर वो बोल देता कि Q ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है तब तो दिक्कत नहीं होती, तब तो बच्चे कहते कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तब तो आप क्या करते, अगर ये 2/3 ना देता
तो आप लोग Q की वैल्यू 6 लिख लेते और आपका ये आंसर क्या हो जाता, PQ हो जाता है ना, 1:1 का रेशियो मिल रहा है, PQ हो जाता फॉर्मूला। लेकिन गलती कहाँ पे होती, जैसे ही इस तरह के फ्रैक्शन में चीजें दे देती तभी गलती हो जाती। तो जब इस तरह से दे तो कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए Q है, Q की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पे मौजूद है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मौजूद है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की नंबर्स कितने हैं, इसमें आपके 6 हैं। लेकिन Q जो है वो पूरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके कितने पार्ट में, 2/3 पार्ट में। तो बस आप लोग इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी जितने भी वैल्यू दे ना बस उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना आपको। तो Q आपका कैलकुलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 अपॉन 3, क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है। तो देखते हैं, अब देखिए P और Q के अगर हम लोग रेशियो की बात करें तो हमें रेशियो क्या मिल रहा है, रेशियो हमें मिल रहा है 6:4। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो आपको पता है 2 3 जा क्या होता है 6, और 2 3 जा क्या होता है 6, और 2 2 जा क्या होता है 4। तो 3:2 मिल रहा है ना सिंपलेस्ट रेशियो। तो क्या हो जाएगा, P के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 है, Q के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है। तो P3Q2 फॉर्मूला आ गया, सिंपल। तो ये वाले क्वेश्चंस भी अब आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी बता देती हूँ आप लोगों को, फिर इसके बाद आप लोगों का सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो फुल्ली प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो आपके क्वेश्चंस, मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि क्वेश्चंस आपके नॉर्मली जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं थ्योरी से, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं वो 3 टाइप्स के बनते हैं, तो वो आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जो थोड़े बहुत आपके एडिशनल कॉन्सेप्ट सेट होते हैं तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे करना है ना। तो अब आप लोगों का काम क्या है, अब आप लोगों का काम है रिवीजन करना और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बस, ठीक है। चलिए अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट से बन रहे हैं M and N से। तो द एलिमेंट N फॉर्म्स CCP एटम्स ऑफ M। देखिए N क्या बना रहा है, N आपका CCP बना रहा है, ठीक है। N आपका क्या बना रहा है, CCP का मतलब FCC, ठीक है, FCC बना रहा है। और M क्या कर रहा है, M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। M कहाँ पे मौजूद है, M आपका वॉइड में मौजूद है। और किस तरह के वॉइड में मौजूद है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, वो भी उसके 1/3 पार्ट पे। पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड में आपका N नहीं है, 1/3 पार्ट पे, 1/3 ऑफ TD वॉइड्स। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो N के बारे में बात हो गई, M के बारे में बात हो गई, अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे और फटाफट रेशियो करके फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो N के नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, 4। FCC में कितने एटम्स होते हैं, 4, तो 4 ही तो होगा। चलिए M की बात कर लेते हैं। M की क्या है, M में देखिए कौन सा वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो जहां पे नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। कैसे 8 होते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स के जस्ट डबल होता है ना। तो 4 है तो क्या होगा, 8। अब ये M कितने पार्ट में मौजूद है, 1/3 पार्ट में मौजूद है ना। तो बस 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो M इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आपको मिल रहा है 8/3। चलिए यहाँ पे आपको N मिल गया, M मिल गया। तो आप लोग चाहें तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं N/M, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूले को और सुंदर बनाना चाहें तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, M/N। M भी तो पहले लिख सकते हैं, अल्फाबेट में M पहले आता है तो पहले M को लिख लेते हैं। तो चलिए M/N का रेशियो लिख लेते हैं। M का कितना मिला है, 8/3। रेशियो N का कितना है, वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अब देखिए इसके आगे का कैलकुलेशन देखिए क्या होगा, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, M/N इज इक्वल टू 4 3 कितना होता है, 12, ठीक है। चलिए N हो गया। अब इसके बाद बताइए क्या होगा। अब इसके बाद अब अगर हम लोग इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 4 कितना होता है, 8, है ना। और 3 4 कितना होता है, 12। दिस मीन्स कि 2:3। तो अब इसको आप लोग लिख लीजिए। M देखिए कितना है, 2 टाइम्स है,
तो लिखिए M2 और N के लिए क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ एटम 3 मिल रहा है, तो M2N3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आपको और बता देती हूँ, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि वो आपको क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, इसको पलट करके भी, जैसे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन नहीं होते, तो वहां पे ना पलट करके भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको N3 M2 दे दिया, ठीक है, तो वहां पे मत सोचिएगा कि आंसर गलत है ना। हो सकता है आपको जो ऑप्शनल वाले 4 क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, 4 ऑप्शंस देता है, तो 4 ऑप्शंस में 3 तो एकदम ही गलत होंगे, नंबर ही कुछ गलत होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आपका 4th ऑप्शन हो, M2 N3 की जगह ऐसे N3 M2 लिख दिया, पलट के लिख दिया, तो भी आप लोग उसको इसी को चुनिएगा, ठीक है, उस पर कोई गलती नहीं होगी। कभी कभी चीज मतलब पेपर को टफ बनाने के लिए चीजें पलट के भी लिखी जा सकती है। जैसे अभी आप लोगों ने PQ वाला सॉल्व किया था, तो QP भी लिख सकते हैं, PQ भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, लेकिन भाई एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए चीजें बदल दी जाती हैं, क्या किया जाए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।